चैप्टर है 40 मार्क्स कवर करते हैं बेटा, पार्ट बी, ठीक है ना, समझ रहे हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्विक रिवीजन भी साथ के साथ ही हो जाएगी अभी, ठीक है बेटा। मैनेजमेंट का मतलब आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से काम को करवाना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। डेफिनेशन जो अलग अलग लोगों ने दी है अपने अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैरी पार्क। हाँ जी मेरे CSWT वाले बच्चों, बेटा मैनेजमेंट वाला पेपर जो आपके बिजनेस लॉ के पेपर के साथ अटैच है, पार्ट बी 40 मार्क्स का, बेटा स्टार्ट करते हैं डिटेल में सारे के सारे कंसेप्ट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 7, लेट्स गो। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा ये चैप्टर आरंभ सीरीज में आपका कवर नहीं हुआ था, ठीक है, आरंभ सीरीज में आपका ये चैप्टर बेटा कवर्ड नहीं था। वहां पर मैंने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अपना पूरा किया था, और ये जो इकोनॉमिक्स वाला पेपर है जो प्रतीक सर ने आपको पार्ट ए कराया है आरंभ सीरीज में, इसका पार्ट बी वहां पर कवर्ड नहीं है। तो यहां पर हम लक्ष्य सीरीज में मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा, प्लस इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास में हम चैप्टर करेंगे, एक क्लास में हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो फटाफट से ये वाला चैप्टर देखते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट। इसका कुछ पार्ट थोड़ी थोड़ी चीजें बहुत थ्योरेटिकल सिंपल चैप्टर है, 40 मार्क्स कवर करते हैं बेटा, पार्ट बी, ठीक है ना। तो इसका जो आपका पेपर नंबर 4 है, ये पेपर 4 का पार्ट बी है, ठीक है ना। पार्ट ए तो आपका क्या है, बिजनेस लॉ। तो बेटा ये 40 मार्क्स का पोर्शन है जो मैं कराऊंगा आपको, मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें, टॉपिक का नाम ही मैनेजमेंट है। तो कुछ कुछ चीजें आपने अपने बिजनेस स्टडीज में या दूसरे सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि पढ़ी हो, है ना, जो जो नहीं पढ़ी है वो देख लेंगे हम। तो सारी चीजें एक बार डिटेल में करते हैं, MCQ फॉर्म में आएगा तो सारी चीजें अच्छे से कवर करना जरूरी है। कुछ कुछ चीजें मैंने इसके अंदर रिवीजन के तौर पर अभी पढ़ेंगे, और आगे डबल से दोबारा से भी डालेंगे, ताकि एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन भी हो जाए साथ के साथ ही, मतलब समझ रहे हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्विक रिवीजन भी साथ के साथ ही हो जाएगी अभी, ठीक है बेटा। तो लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें। मैनेजमेंट है ही क्या? सिंपल वर्ड मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? टू मैनेज समथिंग, किसी चीज को मैनेज करना इज व्हाट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, अलग अलग हमें डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं, हर एरिया को हमें मैनेज करना होता है, सो वी नीड अ मैनेजमेंट, राइट। ओरिजिन ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट कहां से है? ग्रीक वर्ड है नोमोस, मींस मैनेजमेंट। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें छोटी छोटी, है ना। मैनेजमेंट का मतलब आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से काम को करवाना इज कॉल्ड मैनेजमेंट, सिंपल। कन्वर्ट्स द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज इनटू द गोल अचीविंग एंटिटी। कोई डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज है, बिखरे हुए रिसोर्सेज है इधर उधर, उनको कलेक्ट करके कोई गोल अचीव करना, ठीक है बेटा। नीडेड बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, हमें पता नहीं है ह्यूमन बिहेवियर कब चेंज हो जाए, तो इसलिए उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। की एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बात करें तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल कलेक्टिव ह्यूमन एंडेवर्स। तो ह्यूमन एंडेवर्स यानी ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से जो जो चीजें चेंज होती हैं उन सबको ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी नीड अ मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों, शानदार। चलो बात करते हैं डेफिनेशन जो अलग अलग लोगों ने दी है अपने अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैरी पार्कर के हिसाब से बात करें तो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग, जो भी हमने बात करी, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग डन बाय द पीपल, है ना। ह्यूमन रिलेशंस और लीडरशिप इसके अंदर की फोकस है। ह्यूमन रिलेशंस और लीडरशिप यानी ह्यूमन लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे एक पर्सन दूसरे को डील कर रहा है ना। फिर आता है टेलर की डेफिनेशन, नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपको सामने वाले से वो चीपेस्ट वे में करवाना है ना। एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ध्यान रहता है इसके अंदर, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एक तो वो काम हो और प्लस कॉस्ट कम से कम लगे, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टेलर है। फिर आता है हेनरी फेयोल के हिसाब से, ये नाम सुना है ना, टेलर एंड फेयोल, तो इन्होंने मैनेजमेंट की भी डेफिनेशंस दी है। टू मैनेज दैट इज टू फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो ये सारी बातें किसने बोली है बेटा? कोऑर्डिनेट कंट्रोल करने वाली फेयोल ने, है ना। एडमिनिस्ट्रेड फंक्शंस आते हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ही क्या होता है? टू मैनेज, टू ऑर्गेनाइज, टू अरेंज समथिंग। फिर आता है पीटर ड्रकर के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस, मैनेजर्स, वर्कर्स एंड द वर्क। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जिसके अंदर बिजनेस को, मैनेजर्स को, वर्कर्स को और काम को, जो भी काम हो रहा है उसको मैनेज करना, दैट मींस होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल रोल, यानी एट अ कंप्लीट सेट, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजों को सही से मैनेज करना, ठीक है बच्चों। फटाफट से देखते जाएंगे बेटा, सिंपल चैप्टर। पर्पस क्या है मैनेजमेंट का? प्राइमरी पर्पस क्या है? टू क्रिएट दी वेल्थ। असल में तो हम क्या चाहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल्थ क्रिएट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेट्स क्रिएट हो, ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यू क्रिएट हो, राइट। और क्या है मैनेजर्स का प्राइमरी रोल? क्या है? ऐड वैल्यू टू द वेल्थ क्रिएटिंग प्रोसेस। मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करा जाता है? मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस वेल्थ क्रिएशन में वो अपना कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई वैल्यू ऐड ऑन करते रहे, है कि नहीं। जेनेसिस ऑफ मैनेजमेंट यानी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कहां से था? एंशिएंट एंड वैदिक एरा से शुरू हुआ था। मैनेजमेंट प्रैक्टिकल सिंस सिविलाइजेशन बिगेन, जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से
पिरामिड्स, एम्पायर्स, ट्रेड्स, आपने देखे होंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखे होंगे, उनको बनाने में आपको क्या लगता है मैनेजमेंट का यूज नहीं हुआ होगा, है ना? मैनेज करा गया होगा ना, सबको अलाइन करा गया होगा, सबको रोल दिए गए होंगे, सबसे एफर्ट सबके लगे होंगे, सबसे फीडबैक भी लिए गए होंगे। तो सारा काम जो एक मैनेजमेंट में होता है वो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, राइट? फिर बात करते हैं वैदिक पीरियड की, 1500 बीसीई की। हायरार्कल सोशल एंड प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वहां पर भी हम एक हायरार्कल, समझते हो, जब एक बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम वैदिक पीरियड से देखते आ रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, पुराना काफी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है बेटा? फिर आता है कौटिल्यस अर्थशास्त्र, 300 बीसी, एंशिएंट मैनेजमेंट मैनुअल के हिसाब से। कवर दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड रिसोर्स एलोकेशन। जितने भी रिसोर्सेज को सही जगह पर एलोकेट करना, ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करना, ये सब भी कौटिल्य वगैरह में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना? मेंशन ऑफ अध्यक्षा, दैट इज सुपरिटेंडेंट। अध्यक्ष समझते हो ना, हिंदी का वर्ड है अध्यक्ष। तो सुपरिटेंडेंट फॉर माइंस, मार्केट, ट्रेजरी एंड ट्रांसपोर्ट। एक अध्यक्ष होता था, यानी एक मैनेज करने वाला पर्सन जो सब कुछ ध्यान रखता था, सबको कंट्रोल करता था, अध्यक्ष, है ना? तो दैट इज सुपरिटेंडेंट। उसके अलावा शोर दी स्पेशलाइजेशन, हायरार्की एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सारी टर्म जो हम आज की डेट में अपनी किताबों में पढ़ते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, ये सारी चीजें पहले से किसी ना किसी फॉर्म में चलती आ रही है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो गया, इनका बस नाम चेंज हो गया, राइट? प्री इंडस्ट्रियल इरा, इंडस्ट्रियल इरा से पहले रोमन कैथोलिक चर्च था, हायरार्की देखने को मिली, वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देखने को मिली। फिर मिलिट्री की बात करते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड एंड चेन ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब समझते हो कि किसके हाथ में, कौन चला रहा है कमांड को। फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कौन कंट्रोल कर रहा है। चेन ऑफ कमांड यानी किससे इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, किसकी रिपोर्टिंग किसके पास है, दैट इज चेन ऑफ कमांड। ए जो है बी को ही रिपोर्ट करेगा, बी सी को ही रिपोर्ट करेगा, तो दैट इज चेन ऑफ कमांड। तो ये सारी चीजें भी हमारे प्री इंडस्ट्रियल इरा में हमें देखने को मिली है। ठीक है बेटा? इजी है? चलो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, कैटलिस्ट फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ पहला हुआ 1760 से 1840 में। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, आपके सिलेबस में सब चीजें लिखी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ईयर वाइज तो पूछा जा सकता है ना? मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर के बारे में सेकंड हुआ इसमें स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कंबर्शन इंजन। बेटा इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ये लर्न करने वाला टॉपिक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ ईयर और कौन से ईयर में क्या क्या हुआ था सामने सामने लिखा हुआ है। ये अगर आएगा तो एज इट इज आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है ना? तीसरा इसमें हुआ, इसमें डिजिटल रेवोल्यूशन था, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स के बारे में। चौथा हुआ 2010 से लेकर अभी तक का, जिसमें 4.0 माना गया इसको, फिजिकल, डिजिटल, बायोलॉजिकल फ्यूजन हुए। फिफ्थ इमर्जिंग जो होने वाला है, बायोटेक, नैनोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुनते होंगे आप ये लोग सब्जेक्ट, है ना? एडवांस हो रही है और चीजें धीरे धीरे। क्या याद रखना, मैनेजमेंट इज नॉट अ मॉडर्न कंसेप्ट, इट्स अ ओल्ड एज सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आज का ही है, मतलब न्यू एरिया के साथ डेवलप हुआ है, नहीं, पहले से चलता आ रहा है बेटा। सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ तब से मैनेजमेंट चलता ही आ रहा है ना, किसी ना किसी फॉर्म में। बस हम हमने क्या किया, इसको नए नए वर्ड्स दे दिए। चलो फीचर की बात करते हैं बेटा। गोल ओरिएंटेड होता है, दैट इज ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ प्री डिटरमाइंड गोल। जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारे गोल ओरिएंटेड होता है, कोई पर्टिकुलर चीज होती है जिसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, गोल ओरिएंटेड। फिर इसके बाद मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी अलग अलग डायरेक्शंस में कवर करता है। 3 डायमेंशन, वर्क प्लस पीपल प्लस ऑपरेशंस। काम का भी देखना है, लोगों का भी देखना है, और ऑपरेशन जो यानी कि जो एरिया ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है उसको सही से चलाया जाए। फिर बात करते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये काम करा और खत्म हो गया, नहीं, चलते जाने वाला प्रोसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट इज कीप्स ऑन गोइंग, है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रीप्लान दोबारा से। जब आप कंट्रोलिंग पे आ जाते हो तो फिर से क्या करते हो, रीप्लान करते हो दोबारा से, क्योंकि नए टास्क, नए काम से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि नहीं? बात समझ आए बेटा? उसके अलावा ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता, 2 लोग भी नहीं कर सकते, एक ग्रुप चाहिए होता है प्रॉपर, एक डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर, फिर अलग अलग, तभी आप मैनेजमेंट वर्ड को डिफाइन कर सकते हो, है ना? इंटीग्रेट द डाइवर्स इंडिविजुअल एफर्ट्स इनटू द कॉमन गोल। बहुत सारे लोग मिलकर एक ही कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्लास ले रहे हो, हम सबका गोल क्या है, हम सब लोग मिलकर यहाँ पे जितने टीचर्स हैं, जितने लोग हैं, हम सब मिलकर हमारा गोल क्या है, आपको पास कराना, राइट? आपके अच्छा स्कोर कराना, आपकी नॉलेज को एनहांस करना। तो हम सब एक ही गोल पे काम कर रहे हैं, सो वी ऑल आर वर्किंग एज अ ग्रुप फॉर अ कॉमन गोल, राइट? इसलिए फिर आता है डायनामिक फंक्शन, यानी कि अडॉप्ट द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जैसे जैसे टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसको अडॉप्ट करना। ये नहीं कि आउटडेटेड चीजों के साथ ही चलते रहे। तो एक अच्छी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ चीजों को अडॉप्ट भी करना। इंटेंजिबल फोर्स होता है इसके अंदर, यानी कि कैन नॉट बी सीन और टच, फील थ्रू द ऑर्डर, एफिशिएंसी एंड मोटिवेशन। अब ये कैसे देखने को मिलता है, इसको हम टच या फील नहीं कर सकते मैनेजमेंट को। एक इंटेंजिबल फोर्स है जो देखने को मिलता है, जिसका आउटपुट निकल के दिख सकता है सिर्फ कि हाँ भाई अच्छी मैनेजमेंट हुई, अच्छी तरीके से कंट्रोल हुआ, तो एक अच्छा आउटपुट आया। अब आप अगर वीडियोस देख के अच्छे नंबर लेके आते हो तो हमारा क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि जो जो हमने आज तक प्लान करा, सारी चीजें करी, आपको डिलीवर करी, उससे आपके मार्क्स हमें अच्छे देखने को मिले।
राइट। अच्छा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है बेटा, नीडेड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पर ये कहो कि मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह, हर तरह, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी टीम हो, किसी भी लेवल पे हो, तो हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत हमें पड़ती ही है बेटा। ठीक है। चलो, उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस या प्रोफेशन, क्या माना जा सकता है? क्या मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं एज अ साइंस, यानी कि यस, बट अ वेरिएबल या सोशल साइंस बोल सकते हैं, नॉट लाइक फिजिक्स। एग्जैक्ट लाइक फिजिक्स नहीं है मैनेजमेंट, बट कहीं ना कहीं साइंस के फीचर्स तो है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंटिफिक टूल। जैसे इकोनॉमिक्स में भी ये बात पढ़ते हैं हम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक चीज का होना और उसका रिजल्ट दूसरी चीज पे दिखना, कॉज एंड इफेक्ट, कि कुछ हुआ और उसका हमें परिणाम कुछ मिला, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। फिर आता है लिमिटेशंस, डील्स विद अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर, डेली बेसिस पर जो लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं उसका हमें आउटपुट दिखना। प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस नॉट एब्सोल्यूट लॉस। प्रिंसिपल सिर्फ एक गाइडलाइंस होती है, कोई लॉ थोड़ी होता है, कोई कानून थोड़ी पास हो जाता है, पर वो गाइडलाइंस होती है और अगर उसको फॉलो करा जाए तो सबके लिए अच्छा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन की वजह से, सेम इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट है, जैसे इकोनॉमिक्स को आर्ट बोलते हैं, तो मैनेजमेंट में भी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही तो है। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, जैसा कि आर्ट में होता है। फिर रिक्वायर्स द प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, पर्सनलाइजेशन, स्टाइल्स एंड इनोवेशन, रेगुलर बेसिस पर न्यू आइडियाज, पर्सनलाइजेशन, स्टाइल, ये सारी चीजें आर्ट में देखने को मिलती है और यही सारी चीजें हमें मैनेजमेंट में भी देखने को मिलती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एन आर्ट आल्सो। और फिर हमने बात करी एज अ प्रोफेशन, यानी इवैल्यूएशन टेबल देखते हैं इसका फटाफट से एग्जाम के हिसाब से। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रोफेशन इज व्हाट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यस, एमबीएस बीबीएस में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, नॉट फुली प्रेजेंट, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड टू बी मैनेजर। ऐसा कोई मैनेजर होने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो ऐसा प्रॉपर देखने को नहीं मिलता मैनेजमेंट में। प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें तो यस, डेवलपिंग एआईएमए मेंबरशिप नॉट मैंडेटरी, कोई मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं है ना। फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सही तरीके से चीजों को करना, तो ये भी क्या, नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स, पर हाँ इसको सही से अप्लाई करा जाना बहुत जरूरी होता है। कोई स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट यानी कोई लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। फिर आता है सर्विस मोटिव, यानी कि प्रेजेंट है सर्विस मोटिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर फोकस, ये सब चीजें तो होती है। अब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम क्या है कि सर्विस सही से डिलीवर होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आता है कंक्लूजन क्या बेटा, मैनेजमेंट इज पार्टली अ प्रोफेशन नॉट अ फुल प्रोफेशन लाइक मेडिसिन और लॉ। मेडिसिन और लॉ की तरह पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे डिसएग्री भी हुई है ये बातें कि हाँ फुली प्रोफेशन वाली बात नहीं है, पर हाँ है प्रोफेशन, कुछ हद तक तो है। ठीक है बेटा। नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन में अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास ना अलग अलग टाइप्स की मैनेजमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट की। ये कुछ कुछ टाइप ऑफ मैनेजमेंट आगे रिपीट भी डाली है मैंने, ताकि फटाफट से पढ़ते पढ़ते ही साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार अभी आप समझो, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारी आएंगी, फिर कुछ कुछ रिपीटेशन भी आ जाएंगे और आपकी रिवाइज हो जाएगी साथ साथ ही। तो ऑटोक्रेटिक मतलब क्या प्रिंसिपल है, कॉम्प्लेक्स और सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जिसमें, यानी मैनेजर डिसाइड अलोन, एक्सपेक्ट द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। इसमें अलोन डिसाइड करने वाला कौन है, मैनेजर खुद डिसाइड करता है। ठीक है जी। कब यूज करना चाहिए, क्राइसिस, क्विक डिसीजंस नीडेड, मैनेजिंग इन एक्सपीरियंस या लो स्किल्ड वर्कर्स के केसेस में ये तब यूज होता है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। एग्जांपल की बात करें तो जैसे फायर चीफ ड्यूरिंग एन एक्टिव फायर, रैपिड नॉन नेगोशिएबल कमांड्स होती है इसके अंदर। नॉन नेगोशिएबल मतलब कि जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा, समझिए, इमीडिएट सिचुएशन वाली बात कर रहे हैं। फीचर्स क्या है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, लिमिटेड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और क्लियर चेन ऑफ कमांड। ये बात याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी मेन बात। ठीक है जी, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। आगे देखते हैं फायदे क्या है इसके, क्विक डिसीजन होता है इसके अंदर, क्लियर चेन ऑफ कमांड और इफेक्टिव और फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, ये तो हो गए फायदे। नुकसान क्या है, लो एम्प्लॉय मोरल एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, इंडिविजुअली सारा कमांड दे रहे हो, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर ही नहीं रहे, ये ऑटोक्रेटिक की बात हो रही है। हाई रिस्क ऑफ पुअर डिसीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अकेले डिसीजन लोगे, किसी से सलाह नहीं लोगे, किसी से एडवाइस नहीं लोगे, तो गलत भी हो सकता है। हॉस्टाइल या फियरफुल वर्क एनवायरनमेंट होता है, डर का माहौल होता है ना, एक अकेला ही पर्सन डिसीजन ले रहे तो क्या होगा, डर बना रहेगा। कैसे याद रखेंगे, ऑटोक्रेटिक इज अथॉरिटी, सेंट्रलाइज और एब्सोल्यूट कंट्रोल, ये कीवर्ड्स है जिससे आप याद रख सकते हैं ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट को, सारा ऑटो कंट्रोल। ठीक है ना। उसके बाद बेटा परसुएसिव मैनेजमेंट में बात करें तो प्रिंसिपल, मैनेजर रिटेन्स फाइनल अथॉरिटी बट एक्सप्लेन्स द व्हाई टू कन्विंस द एम्प्लॉइज। मैनेजर रिटेन करता है फाइनल अथॉरिटी, लेकिन वो एक आंसरेबिलिटी भी रखता है एम्प्लॉइज की तरफ की क्यों, बट व्हाई। When to use decision is critical, but team needs to understand and accept the outcome. जब कोई चीज बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे आ जाती है तब इस तरह की मैनेजमेंट का यूज होता है। एग्जांपल देखो, प्लांट मैनेजर परसुएड्स वर्कर्स टू अडॉप्ट अ न्यू सॉफ्टवेयर बाय एक्सप्लेनिंग हाउ इट प्रिवेंट द लेऑफ्स। कोई न्यू चीज लेके आ रहे हो तो आप उसका व्हाई अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड परसुएसिव। परसुएड करना सामने वाला, डिसीजन आप ही ले रहे हो,
पर उसका वाई आप एक्सप्लेन कर रहे हो सामने वाले को, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कर रहे कि जो मैंने बोल दिया मानना ही पड़ेगा, करा वही रहे हो जो आपको करना है, लेकिन आप सामने वाले को परसुएट कर रहे हो, मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, ठीक है? बात करें अगर तो मैनेजर्स रिटेन द फाइनल अथॉरिटी लाइक ऑटोक्रेटिक की तरह ही, लेकिन एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। इसमें क्या है, कम्युनिकेट और परसुएट करा जाता है, सामने वाले को कन्विंस करा जाता है। रैशनल एंड लॉजिक एक्सप्लेन टू द टीम, कोई भी चीज करने जा रहा है तो उसका लॉजिक एक्सप्लेन करा जाएगा। बिल्ड्स द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, इससे क्या होगा, इंप्लॉइज के साथ एक ट्रस्ट, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, राइट? देखिए बेटा फायदे क्या है इसके, क्विक डिसीजन होगा, स्टिल पॉसिबल है। इंप्लॉइज फील हर्ड, अच्छा फील करते हैं कि हाँ भी उनको सुना जा रहा है, उनको भी इंक्लूड करा जा रहा है। रिड्यूस द रेजिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जब पहले से सबको बता दिया कि हाँ ये ऐसे काम होगा और हम इसको इसलिए कर रहे हैं, तो सब लोगों को अच्छा ही लगेगा, कौन लड़ेगा बीच में आगे, कौन कॉन्फ्लिक्ट करेगा। डीमेरिट्स क्या, स्टिल द टॉप डाउन, इनपुट्स नॉट ट्रूली इंटीग्रेटेड, कहीं ना कहीं है तो टॉप डाउन ही, कि टॉप मैनेजमेंट पे ही डिसाइड करी जा रही है ना, इंक्लूड तो कहाँ कर रहे हैं डिसीजन में, तो उनको बस बता रहे हैं। वीक रीजंस कैन ब्रीड इन डिस्ट्रस्ट, अगर कोई रीजन ही खराब हुआ, जो वाई एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो कन्विंस नहीं कर पाए अगर, तो ये फेल हो जाएगा, है ना, ये मेथड फेल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये इसका डिमेरिट हो सकता है। अब उसके बाद है पैटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट। पैटर्नलिस्टिक में क्या है प्रिंसिपल, मैनेजर्स एक्ट लाइक फादर फिगर, केयर्स फॉर वेलबींग, एक्सपेक्ट लॉयल्टी इन द रिटर्न। बेटा याद रहेगा, पैटर्नलिस्टिक से फादर फिगर, है ना, केयर फॉर द वेलबींग एंड एक्सपेक्ट द लॉयल्टी इन रिटर्न। जैसे फादर और सन का रिलेशन होता है, फादर और बच्चों का, है ना, कि वो क्या करते हैं अपनी तरफ से फादर फिगर केयर करते हैं और फिर वो इन रिटर्न क्या मांगते हैं, लॉयल्टी की, जो हम बोले वो करें। कब यूज कराते हैं, स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन में वेयर हाई लॉयल्टी इज वैल्यूड, जहां पर हाई लॉयल्टी को वैल्यू करा जाता है उस जगह पर, यहां पर हम इस तरह की मैनेजमेंट यूज करते हैं। एग्जांपल में फैमिली बिजनेसेस में ओनर प्रोवाइड जनरस बेनिफिट्स एंड स्कूलिंग बट एक्सपेक्ट्स अनवेवरिंग लॉयल्टी। फैमिली बिजनेस में ज्यादातर ये होता है कि बच्चों के साथ क्या करा जाता है कि उनको सारी चीजें केयर वेयर सब दिया जाता है और बाद में बोला था तुम्हें हमारा बिजनेस संभालना है एक तरीके से, राइट? तो वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। फीचर्स क्या बेटा, लीडर एज अथॉरिटी, फादर फिगर, एक्सटेंसिव वेलफेयर एंड सपोर्ट दिया जाता है एम्प्लॉइज को, प्रॉपर केयर करी जाती है उनकी, एक्सपेक्टेड लॉयल्टी इन एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट्स, फिर रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिन व्यूड एज अ टफ लव। एक रिवॉर्ड और डिसिप्लिन को क्या माना जाता है, टफ लव माना जाता है, क्योंकि इन रिटर्न लॉयल्टी है देनी पड़ेगी, राइट? फिर बात करते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स की। हाई इंप्लॉय लॉयल्टी एंड लो टर्नओवर, बोले तो एम्प्लॉइज बिकम्स ओवर रिलायंट ऑन मैनेजर। एम्प्लॉय किसके ऊपर ओवर रिलायंट हो जाता है, मैनेजर के ऊपर, बहुत ज्यादा लॉयल्टी हो जाती है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेरिट्स किसके फायदे की, तो हाई इंप्लॉय लॉयल्टी होती है, राइट? और दूसरा क्या है, क्लियर एंड क्विक डिसीजन, डिमेरिट्स अभी देखते हैं। फिर हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट, अच्छा रहता है एनवायरनमेंट, बढ़िया 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 रहता है। नुकसान क्या है, इंप्लॉय थोड़ा ओवर रिलायंट हो जाता है, ज्यादा रिलायंट करने लग जाता है फादर फिगर होने की वजह से। पेरेंट चाइल्ड डायनामिक हिंडर्स द इनिशिएटिव्स, कई बार पेरेंट चाइल्ड होने की वजह से इनिशिएटिव्स होने बंद हो जाते हैं, समझ गए, कि जो इंप्लॉय है वो कहीं ना कहीं सामने वाले की एडवाइस का और उसकी परमिशन का ही वेट करेगा ऑलवेज। फिर कल्चर कोलैप्स इफ मैनेजर लीव्स, अगर लो भाई जो फादर फिगर बनाया वही चला गया तो सब कोलैप्स हो जाएगा, सब खत्म, राइट? फिर है बेटा डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक क्या है, शेयर्ड गवर्नेंस, मेजॉरिटी रूल, मैनेजर एज फैसिलिटेटर, कि भैया ये छोड़ दिया कि भैया जो जीतेगा वो सिकंदर, मेजॉरिटी वाली बात छोड़ दी, है ना? व्हेन टू यूज टीम एक्सपर्टीज इज हाई, क्रिएटिविटी नीडेड एंड एक्सेप्टेंस इज क्रूशियल, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एग्जांपल के मार्केटिंग टीम वोट्स ऑन प्रोडक्ट स्लोगन आफ्टर डिस्कशन, कि भैया एम्प्लॉयज के ऊपर एक बात छोड़ दी कि सब लोग आपस में डिसाइड करो उसका स्लोगन क्या होगा, या कोई भी जैसे प्रोडक्ट होता है ना उसकी एक टैगलाइन होती है, तो वो एम्प्लॉयज के ऊपर छोड़ दी कि आपस में डिसाइड करके वोट करो, तो पावर दे दी सारी, मैनेजर पीछे ही हट गया, मैनेजर ने कहा आप ही लोग डिसाइड करो जो आपको सही लगता है। तो इस तरह के मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है बेटा? फ्यूचर क्या है, पार्टिसिपेटिव होता है इसके अंदर, प्रॉपर पार्टिसिपेटिव है डिसीजन में, एम्पावरमेंट मिलती है एम्प्लॉयज को, ओपन कम्युनिकेशन और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। पर इसके भी फायदे क्या है, हाई मोरल होता है, बेटर और इनोवेटिव डिसीजन निकल के आता है, डेवलप दी टीम स्किल बढ़ता है, टीम का आपस में स्किल डेवलप होता है। डिमेरिट्स क्या है, स्लो डिसीजन मेकिंग भी हो जाती है, इनइफेक्टिव होता है क्राइसिस के टाइम पर, और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल में डोमिनेट। कई बार क्या होगा, कोई जो किसी का अच्छा डिसीजन भी होगा तो वो नहीं निकल के आएगा आगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हुआ अगर, तो वो डोमिनेट कर देगा सबको, फिर उसी की बात मानी जाएगी, राइट? बात समझ गए बेटा? फिर आता है कंसल्टेटिव मैनेजमेंट, जहां पर कंसल्ट के बारे में बात हो रही है। हर एक के टाइप में ना आप उसके नाम से मीनिंग याद रख सकते हो, एक एक दो दो बार पढ़ लोगे आपको नाम से मीनिंग याद रहेंगे। क्या बात हो रही है, मैनेजर सीक्स एंड कंसिडर इनपुट बट मेक्स द फाइनल डिसीजन अलोन। देख रहे हो, कंसल्ट तो कर रहा है, डिसीजन खुद ही लेगा, लेकिन ठीक है, वाई वही नहीं बता रहा, वाई वाला अलग था, ये कह रहा है कि कंसिडर करेगा इनपुट को, लेगा सबसे, लेकिन लास्ट में फैसला अपने करेगा, सुनोगा सबकी, करेगा अपने मन की, है ना? कब होता है, टेक्निकल डिसीजन नीडिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज बट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मस्ट स्टे विद द मैनेजर, कि वो टेक्निकल नॉलेज तो लेना चाहता है सामने वाले से, उसके कोई ना कोई चीज को यूज करेगा अपने डिसीजन में, पर अपने पास कंट्रोल अपना ही रखना चाहता है। वो ये नहीं दिखाना चाहता कि जो तूने बोला वो मैंने कर दिया, पर उसके किसी ना किसी बात को वो अपने फाइनल डिसीजन में यूज जरूर कर लेगा, है ना?
एग्जाम्पल देखो, सीईओ ने कंसल्ट करा सीएफओ को, लीगल, एचआर बिफोर एक्विजिशन, देन डिसाइड्स अलोन। सबसे कंसल्ट करा, डिसीजन अपना खुद ले लिया, डिसीजन में किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। फीचर क्या है, फाइनल डिसीजन बाय मैनेजर, अकाउंटेबिलिटी रिटेन रहती है, एक्टिवली सॉलिसिट एम्प्लॉयज इनपुट, टू कम्युनिकेशन होता है इसमें, इंक्रीज द एम्प्लॉय एंगेजमेंट, क्योंकि सबसे कंसल्ट कर रहा है तो एंगेजमेंट तो बढ़ता है। फायदे नुकसान देखते हैं। मेरिट्स क्या है, कंबाइंड स्पीड ऑफ सिंगल डिसीजन मेकर विद कलेक्टिव विजडम। कलेक्टिव विजडम मतलब सबको मिलाया गया फिर डिसीजन लेकिन अलोन है। इंप्लॉइज की को वैल्यूएबल फील कराया गया क्योंकि उनसे कंसल्ट करा जा रहा है। बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सबको कहीं ना कहीं पता तो लग ही जाता है कि एक डिसीजन होने वाला है, तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन माना गया। नुकसान क्या है, इंप्लॉइज फ्रस्ट्रेटेड इफ इनपुट कंसिडरेबली इग्नोर्ड। भाई उनको ये तो पता लग रहा है ना साथ साथ कि हमारे से लिया तो जा रहा है इनपुट पर कर अपने ही रहा है, इनपुट्स को इग्नोर करे जाने वाली फीलिंग आती है इंप्लॉइज को। रिलाइज ऑन मैनेजर्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज द एडवाइस, मैनेजर की एबिलिटी पे रिलाई करने लग जाते हैं लोग, अपने इनपुट देने ही कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, है ना। फिर आता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट। क्या मतलब है, इंस्पायर्स एम्प्लॉइज टू लुक बियॉन्ड द सेल्फ इंटरेस्ट फॉर एम्बिशियस गोल्स। क्या बोला जा रहा है, उनको सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड, मतलब कि एम्बिशियस गोल्स के पीछे दिखाया जाता है कि ये आपका एम्बिशन होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ो। कब यूज कराया था, सिग्निफिकेंट चेंज, रिस्ट्रक्चरिंग, न्यू विजन की जरूरत होती है जब, है ना। एग्जांपल देखो, एलॉन मस्क ने इंस्पायर करा इंजीनियर्स टू अचीव द इम्पॉसिबल फीट्स एंड रीयूजेबल रॉकेट्स। कोई ऐसी चीज बनाने के लिए बोल दे, एक एम्बिशियस चीज की, सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ो, ऐसा कुछ बनाओ ताबड़तोड़, है कि नहीं। तो क्या फीचर देखने को मिले बेटा, विजनरी लीडरशिप देखने को मिली, क्लियर कंपेलिंग फ्यूचर विजन। चेरिस्मेटिक लीडरशिप, इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जांपल, एंथुसियाज्म और एनर्जी पूरी भर देता है मैनेजर, है ना, कि भाई ये अचीव करना ही करना है, ये तो हमें कुछ अचीव करके दिखाना है। इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन यानी एनकरेजेस द क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्वेश्चनिंग एजम्पशंस, माना जाता है कि क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फिर आता है फायदे, हाईली एंगेज्ड इनोवेटिव कल्चर, पूरा भाई हर कोई क्या फील करेगा कि हमारे आइडियाज को वैल्यू करी जा रही है, एक इनोवेटिव कल्चर देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सीलेंट होता है मेजर चेंजेस के टाइम पर, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा चेंज होने वाला है तब इस तरह की मैनेजमेंट को यूज करा जा सकता है। डेवलप दी फ्यूचर लीडर्स, बड़े लीडर्स बन के निकलते हैं ऐसी मैनेजमेंट में से। नुकसान क्या है, हाई चेरिज्मा एंड स्किल फॉर द मैनेजर, मैनेजर के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा समझ रहे हो कुछ होना चाहिए कि उसकी बात को माना जाए। चेरिज्मा वर्ड का मतलब चेरिज्मेटिक, कि जो वो बोले वो सबके लिए बड़ा मतलब फील करने वाली बात और सब उसको माने कि हाँ जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं। इनफेक्टिव इन स्टेबल और रूटीन इन्वायरमेंट, जहां पर स्टेबल इन्वायरमेंट है, जहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं होते, कोई ऐसी एम्बिशियस वाली बातें नहीं होती, वहां पर ये मैनेजमेंट, इस टाइप की मैनेजमेंट काम नहीं करेगी। ठीक है जी। ऑटोक्रेटिक, आगे देखो फिर से बताया था मैंने, थोड़ी थोड़ी चीजें एक बार साथ साथ रिवीज हो जाएंगी। प्रिंसिपल क्या है, कंप्लीट सेंट्रलाइज था, याद है, मैनेजर डिसाइड अलोन, एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। फटाफट से कब यूज होता है, क्राइसिस, क्विक डिसीजन के टाइम पर, मैनेजिंग एक्सपीरियंस लो या अनस्किल्ड वर्कर्स के टाइम पे। एग्जांपल में क्या पढ़ा था, फायर चीफ ड्यूरिंग एक्टिव फायर, रैपिड और नॉन नेगोशिएबल कमांड्स, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। सेंट्रलाइज डिसीजन था, लिमिटेड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, क्लियर चेन ऑफ कमांड, भैया क्लियर चेन ऑफ कमांड दे दी है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है क्राइसिस के टाइम पर, क्लियर चेन ऑफ कमांड, और इफेक्टिव फॉर अनस्किल्ड वर्कर, ये सारे इसके फायदे हो गए। नुकसान, लो एम्प्लॉय मोरल, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं मिल रही। हाई रिस्क ऑफ पोर डिसीजन, अकेला डिसीजन ले रहा है इसलिए। हॉस्टाइल और फियरफुल वर्क ऑफ एनवायरनमेंट, की सबको पता है कि ये अकेला सोचता है, अकेले डिसीजन लेता है, हमें तो इन्वॉल्व करता नहीं, तो एक डर वाला माहौल रहता है, राइट। याद हो गया सबसे। परसुएसिव क्या था भाई, फटाफट से देख लो जल्दी से। परसुएसिव क्या था, परसुएड करना, सामने वाले को वाई एक्सप्लेन करना। जो भी मैनेजर डिसीजन ले रहा है उसके अंदर सामने डिसीजन वही ले रहा है, लेकिन कन्विंस करके ले रहा है कि हम जो ये चीज कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है, इससे अच्छा अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐड होगा वो ऐड होगा, याद रहेगा, दोबारा दिखा दिया इसलिए। डिसीजन क्रिटिकल होता है, टीम नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द आउटकम, तब जरूरी होता है। एग्जांपल में प्लांट मैनेजर ने परसुएड कर लिया कि अगर हम नया सॉफ्टवेयर लेके आएंगे तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेऑफ्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या था, क्विक डिसीजन, एम्प्लॉय फील हर्ड, रिड्यूस द रेजिस्टेंस, लेकिन अभी भी टॉप डाउन अप्रोच है, डिसीजन तो ऊपर वाला ले रहा है। वीक रीजन कैन बी ब्रीड, अगर गलत रीजन दे दिया, रीजन से कन्विंस नहीं हो पाए एम्प्लॉय, तो ये मैनेजमेंट फेल हो जाएगी। सारी बातें बताई थी बेटा, पैटर्नलिस्टिक भी बताई थी, फटाफट से देख लो। फादर फिगर वाला केस है कि जहां पर वेलबींग के लिए केस होता है और एक्सपेक्ट करी जाती है लॉयलिटी। स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है जहां पर हाई लॉयलिटी की जरूरत होती है। एग्जांपल है फैमिली बिजनेस के केस में, सब याद आ रहा है, मैंने इसलिए डाला, रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी। लीडर एज अथॉरिटी होती है, एक्सटेंसिव वेलफेयर और सपोर्ट फॉर एम्प्लॉइज, एक्सपेक्टेड लॉयलिटी इन एक्सचेंज, अब अगर कोई भी फादर फिगर की तरह कर रहा है तो लॉयलिटी एक्सपेक्ट करेगा। रिवॉर्ड होता है टफ लव, ठीक है जी। फायदे क्या आते हैं, हाई एम्प्लॉय लॉयलिटी, क्लियर और क्विक डिसीजन, हार्मोनियस वर्क। लेकिन नुकसान क्या है, एम्प्लॉय रिलाई करने लग जाता है क्योंकि फादर फिगर है ना, पेरेंट चाइल्ड डायनामिक से इनिशिएटिव कई बार गड़बड़ा जाते हैं और कोलैप्स हो जाता है अगर मैनेजर ही छोड़ के चला जाए, जिसको फादर फिगर माना अगर वही छोड़ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स। सब याद हो रहा है। डेमोक्रेटिक क्या पढ़ा था, जहां पर शेयर्ड गवर्नेंस है, मेजॉरिटी रूल है, वो वाला केस जो मार्केटिंग टीम को दे दिया वोट करने के लिए कि स्लोगन अपने आप डिसाइड कर लो, है ना। टीम एक्सपर्टीज की ज्यादा जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, एक्सेप्टेंस जरूरत होती है। क्या क्या था, पार्टिसिपेटिव डिसीजन, एम्पावरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय
और ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ओपन और ट्रांसपेरेंट। बेटा साथ साथ इसलिए डाला है ताकि अभी पढ़ा है और अभी के अभी रिवाइज हो जाए साथ साथ, ठीक है ना। क्या क्या है, फिर आता है कंसल्टेटिव, क्या पढ़ा था, जहां पर कंसल्ट किया जाता है पर फाइनल डिसीजन अलोन होता है मैनेजर का। टेक्निकल डिसीजन, जहां पर हमें दूसरे लोगों की स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की जरूरत होती है, जैसे कि आपने सीईओ, सीएफओ, लीगल, एचआर सबसे कंसल्ट किया, डिसीजन खुद ले लिया, है ना। क्या क्या, हाई मोरल एंड कमिटमेंट, बेटर और इनोवेटिव डिसीजन, डेवलप टीम स्किल्स, यानी कि स्लो डिसीजन, और ये क्या होता है, नुकसान स्लो हो सकता है, इनइफेक्टिव हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल जो है डोमिनेट कर सकता है, कि जिन लोगों को डिसाइड करने के लिए दिया उसमें एक इंडिविजुअल अगर स्ट्रॉन्ग निकला तो और किसी के डिसीजन की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो डोमिनेट कर देगा। फीचर क्या आते हैं, फाइनल डिसीजन तो मैनेजर का ही है, एक्टिवली सॉलिसिट और टू वे कम्युनिकेशन, इंक्रीज द एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ठीक है जी। Combine the speed of single decision making within collective wisdom. Employee feel valued, better informed decision. Employee frustrated हो जाता है if input consistently ignored, उसके input को अगर ignore करा जा रहा है. Relies manager ability to synthesize the advice. Managers की ability पे वो rely करता है, ठीक है बेटा। ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट क्या है, इंस्पायर एम्प्लॉइज टू लुक बियॉन्ड सेल्फ इंटरेस्ट, ये बताया था मैंने आपको भी कि सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड देखा जाना, कि उनको ऐसा फील कराना कि भैया अब हमें कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, कोई इंपॉसिबल चीज अचीव करनी है, तो इस तरह की मैनेजमेंट की बात हो रही है। सिग्निफिकेंट चेंज, रीस्ट्रक्चरिंग एंड न्यू विजन की जरूरत होती है। एग्जांपल में जैसे एलॉन मस्क ने अपने इंजीनियर्स को बोला कि इम्पॉसिबल चीज है रीयूजेबल रॉकेट बनाना, राइट, ठीक है। विजनरी लीडरशिप देखने को मिलती है, चैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है कि जो लीडर बोलेगा वो सब फॉलो करेंगे उसको, है ना। इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन होती है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्वेश्चनिंग एजम्पशंस आ जाती हैं, ये सब पढ़ा है बेटा अभी। फायदे, हाईली एंगेज, एक्सेलेंस फॉर मेजर चेंज, डेवलप द फ्यूचर लीडर्स। नुकसान क्या है, चैरिज्मा होना जरूरी है, स्किल फॉर द मैनेजर, नहीं होगा तो गड़बड़ है। इनइफेक्टिव, स्टेबल एंड रूटीन एनवायरनमेंट, जहां पर रेगुलरली चेंज नहीं होता वहां पर ये वाली मैनेजमेंट फेल है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली, है ना। विजनरी मैनेजमेंट की बात करें अगर, ये क्या है, मोबिलाइजेस पीपल टुवर्ड्स एन इंस्पायरिंग फ्यूचर विजन, फोकस्ड ऑन व्हाट एंड नॉट हाउ। इसमें बोल रहा है कि व्हाट पे फोकस करो, हाउ पे फोकस मत करो, क्या करना है ये सोचो, कैसे करना है ये नहीं। ये नया मैनेजमेंट है ना, क्या करना है इस पे ध्यान दो, कैसे करना है इस पे नहीं, है ना, क्या पे ध्यान दो। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ड्रिफ्ट, अ न्यू डायरेक्शन नीडेड आफ्टर एक्विजिशन और मार्केट डिस्ट्रप्शन। कोई न्यू डायरेक्शन या कोई ऐसी चीज की जरूरत है कि मार्केट डिस्टर्ब हो गई है, अब हमें ये देखना है कि क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना है वो बाद में, पहले ये डिसाइड करना है कि क्या करना है। एग्जांपल में, लीडर आर्टिकुलेट्स दी होल्ड फ्यूचर पिक्चर एंड लेट्स टीम फिगर आउट दी पाथ। आर्टिकुलेट्स करता है कि फ्यूचर पिक्चर दिखाता है कि फ्यूचर में हमें ये अचीव करना है, बाकी सब चीजें इग्नोर। फीचर क्या बेटा, इंस्पायरिंग द फ्यूचर विजन, बोल्ड और परसुएसिव पिक्चर दिखाई जाती है, empowers and autonomy and how to achieve it, innovation and strategic risk taking, focuses on long term goals के बारे में बात होती है, ठीक है ना। मेरिट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड पर्पस, एनकरेजेस मोटिवेशन, ग्रेट फॉर न्यू और ग्रोइंग कंपनीज के अंदर अच्छा माना गया। नुकसान क्या है, कैन फेल इफ विजन लैक्स द कंक्रीट स्टेप्स, अगर विजन में प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं हुए तो फेल भी हो सकता है। टीम में गेट लॉस्ट विदाउट ऑपरेशनल गाइडेंस, टीम को लॉस्ट भी हो सकता है अगर सही से गाइडेंस ना मिले तो, राइट। फिर बेटा कोचिंग मैनेजमेंट की बात करें, नाम से क्या पता लग रहा है, जहां पर सिखाया जा रहा है कुछ, है ना। तो डेवलप द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज, आस्क क्वेश्चन, डजंट गिव द डायरेक्ट आंसर्स नहीं। व्हेन टू यूज टैलेंटेड एम्प्लॉइज, रिसेप्टिव टू ग्रोथ, और ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइजिंग द टैलेंट डेवलपमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस किस चीज पे है, टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर, कोचिंग मैनेजमेंट तभी बोला जा रहा है। एग्जांपल में, मैनेजर आस्क व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्ट्रक्चर। बताता नहीं है कि क्या करना है, पूछते हैं कि बताओ क्या होंगे 3 मेन पॉइंट, तो अब खुद दिमाग लगाएंगे एम्प्लॉइज, खुद सोचेंगे, तो उनका कहना कहीं ब्रेन ग्रो करेगा, टैलेंट ग्रो करेगा। फीचर्स क्या है, गाइडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूजेस क्वेश्चंस टू हेल्प द एम्प्लॉइज टू डिस्कवर द आंसर, ताकि वो खुद सोचे और उनके अंदर खुद ही स्किल डेवलप हो। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी, प्रायोरिटाइज स्किल डेवलपमेंट एंड ओवर इमीडिएट टास्क, प्रायोरिटाइज करते हैं लोग स्किल डेवलपमेंट को, एम्प्लॉइज का फोकस किस पे चला जाता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और अकाउंटेबिलिटी भी डेवलप होती है। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट फीडबैक, फ्रीक्वेंट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, भैया फ्रीक्वेंट होगा और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। फायदे क्या है, मैक्सिमाइजेस द एम्प्लॉय पोटेंशियल, एम्प्लॉय का पोटेंशियल बढ़ता है इससे, क्योंकि उसको ज्यादा सोचने का मौका मिलता है, ज्यादा चीजें दिमाग लगाने का, लॉजिकल तरीके से, क्रिटिकल तरीके से वो सोच पाता है। फिर क्रिएट द रेजिलिएंट एंड इंडिपेंडेंट टीम, हाई रिटेंशन अमंग मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज के अंदर एक अच्छा रिटेंशन भी क्रिएट हो जाता है। नुकसान क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट इफेक्टिव विद एम्प्लॉइज हु रेजिस्ट कोचिंग, जो सीखना नहीं चाहते उनके लिए तो बेकार है चीजों, कहते हैं मैं काम दो, बता दो कैसे करना है, हम कर देंगे, उनके लिए बेकार है वाला मेथड। रिक्वायर सिग्निफिकेंट मैनेजर इंटरेक्शन, मैनेजर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, इंटरेक्टिव रहना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो ये मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, ठीक है बेटा। सर्वेंट लीडरशिप क्या है, नाम से पता लग रहा है, लीडर्स मेन प्रायोरिटीज ग्रोथ, वेलबींग एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, सर्वेंट फर्स्ट, यानी वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है, सर्वेंट को। When to use knowledge based organization, not profits,
वेयर कोलैबोरेशंस एंड एथिक्स आर क्रिटिकल। कोलैबोरेशन एथिक्स के बहुत ज्यादा क्रिटिकल माने जा रहे हैं। एग्जांपल में शेफ हु एंश्योर्स लाइन कुक्स हैव बेस्ट इक्विपमेंट्स, हेल्प्स विद डिशेस, रिमूव दी रोड ब्लॉक्स। ठीक है, सिंपल। फ्यूचर में सर्विंग फर्स्ट मेंटालिटी, लीडिंग इज सेकेंडरी टू सर्विंग, लीडिंग इज सेकेंडरी टू सर्विंग। फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कमिटेड टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड। सिर्फ किससे बात कर रहा है? पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में, नथिंग एल्स, कोई प्रॉफिट नहीं। एक्टिवली लिस्निंग एंड एम्पैथी, डीप लिसनिंग एंड जेन्युइन एम्पैथी, प्रॉपर तरीके से सुनना, एम्पैथी शो करना, यानी कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉपर उसकी सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करा जा रहा है। स्टीवर्डशिप एंड एथिकल फोरसाइट, रिस्पांसिबल स्टीवर्ड्स ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिस्पांसिबिलिटी सारे रिसोर्सेज की जो सही तरीके से प्रोवाइड करे जा सके एम्प्लॉय को। ठीक है बेटा, फायदे क्या है? एक्सट्रीमली हाई ट्रस्ट एंड लॉयल्टी मोरल होता है इसके अंदर, एम्पावर्ड होता है, प्रोडक्टिव होता है, कस्टमर फोकस एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है ना। डीमेरिट्स क्या है? डिफिकल्टी इन हायरार्कल या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हायरार्कीज होती है या डिलेज होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं डिपार्टमेंट के, वहां ये काम नहीं करेगा। मे बी व्यूड एज टू सॉफ्ट और लैकिंग अथॉरिटी, जब इतना ज्यादा सॉफ्ट एनवायरमेंट होगा तो समटाइम्स वो इतना काम नहीं कर पाता, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस वाला माहौल होना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पर ये फेल हो सकता है। ठीक है बेटा। लेजिस फेयर मैनेजमेंट, लेजिस फेयर से नाम समझ आ रहा है कि भैया छोड़ दो, हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर कहता है अपने आप करो जो करना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने हिसाब से संभाल, लेजी है ना। प्रिंसिपल क्या है? हैंड्स ऑफ अप्रोच, मैनेजर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स इन टीम डिफाइंस ओन मेथड। टीम के ऊपर छोड़ दिया भैया, ये रहे रिसोर्सेज, ये रहा सारा सामान, अपने हिसाब से कर लो जैसे ठीक लगता है ना। व्हेन टू यूज हाईली स्किल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड एक्सपर्ट्स है, आर&डी और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स है, यहाँ पर सारी टीम ही ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि मैनेजर को कुछ बताने की, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, टीम अपने आप संभाल लेती है सब कुछ। एग्जांपल में रिसर्च लैब डायरेक्टर्स लेट्स वेटरन पीएचडी रिसर्चर्स वर्क ऑटोनॉमसली। बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में जो पीएचडीज वगैरह होते हैं उनको कोई बताने के लिए नहीं होता, वो अपने आप अपना काम समझ जाते हैं और कर लेते हैं, उनको कोई बताने के लिए नहीं आता कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है। गेटिंग इट बेटा। फायदा क्या एम्प्लॉय की है? तो ऑटोनॉमी फील होती है, फ्रीडम टू वर्क, मजा आता है एम्प्लॉय को काम करने में अपने मेथड्स और अपने शेड्यूल के हिसाब से। फिर लिमिटेड सुपरविजन, मैनेजर का इंटरवेंशन नहीं होता, जब रिक्वेस्ट जब जरूरी हो बहुत ज्यादा तो ही जरूरी है, तो ही आता है, वरना नहीं आते। ट्रस्ट इन एम्प्लॉइज, बिलीव्स इन एम्प्लॉइज एबिलिटी टू डू देयर जॉब्स विदाउट कांस्टेंट, है ना, कोई रुकावट के बिना, किसी परेशानी के बिना वो अपना काम कर लेते हैं, कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट, किसी के इन्वॉल्वमेंट के बिना। ठीक है बच्चों। फायदे क्या है? मैक्सिमम ऑटोनॉमी, क्रिएटिव एंड जॉब सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। क्विक प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता है, कैपेबल टीम होती है, मैनेजर फोकस ऑन हाई लेवल स्ट्रेटेजी। मैनेजर का काम क्या है? टीम को मैनेज करना नहीं, टीम तो ऑटोमेटिकली मैनेज है, वो हायर लेवल स्ट्रेटेजीज में अपना दिमाग लगाता है। समझो, उसने अपना टाइम सेव कर लिया, सारा काम टीम को दे दिया, अब वो अपना दिमाग का लगाता है हाई लेवल स्ट्रेटेजीज में। डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ कोहेजन, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड मिस दी डेडलाइंस। कोहेजन मतलब कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो कई बार प्रेशर में काम ऐसा होता है कि ये माना जाता है कि नहीं होता। समझ रहे हो कि प्रेशर होगा तो काम होगा, अब एग्जाम सर पे आ गए तो पढ़ाई होगी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर नहीं है तो काम भी नहीं होगा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और डेडलाइंस नहीं है, कोई भी बिल्कुल ही फ्रीडम है, तो गड़बड़ है वाली बात। कंप्लीटली इनइफेक्टिव फॉर न्यू और अनस्किल्ड टीम, ये वहां काम नहीं करेगा जहां न्यू और स्किल्ड है, उन जगह पे हम ये वाली लेजी स्फीयर वाली बात नहीं कर सकते कि मैनेजर बोलते अपने आप कर लो, तो आते ही नहीं, कुछ स्किल्ड है ही नहीं। गेटिंग द पॉइंट? समझाई बेटा बात सारी की सारी बढ़िया तरीके से है? सारे टाइप्स की मैनेजमेंट होगी बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट। मेन क्वेश्चन इसमें से जितने टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े हैं उसमें से कोई ना कोई मैनेजमेंट डेफिनेटली आपके एमसीक्यूज में अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। वो एक सिचुएशन दे देंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर मैनेजर ने ऐसे ऐसे किया हुआ है, तो बताओ कौन से टाइप की मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। यही पक्का क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में से। ठीक है, तो चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा बढ़िया तरीके से, और सबकी बढ़िया तैयारी भी चल रही होगी बेटा एग्जाम्स के लिए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप रॉकिंग मेरे बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।